दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के पहला आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और इनकी क्या भूमिका, क्या रोल रहता है डिजास्टर की स्थिति में, आपदा की स्थिति में, और किस तरीके से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हमारी ग्राम सभाएं है, इसका कितना महत्व है, कितने फायदे हैं, ये बताया गया है इस आर्टिकल में। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये जाति आधारित जनगणना जो है ये किस प्रकार से नहीं होने के, या ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज है, ये बताने की कोशिश इस दूसरे आर्टिकल में की गई है। ये जो दूसरा आर्टिकल है सुशील कुमार मोदी के द्वारा लिखा गया है, जो कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद है, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं ये बिहार के, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए। तो अपने आप में एक पक्ष दिया गया है यहाँ सरकार का कि क्यों सरकार जो है वो जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही। तो इस बारे में हम जानेंगे डिटेल में इस आर्टिकल में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर निम्न में से कौन सी सिटी में मौजूद है। आपको ऑप्शन ए है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है मैड्रिड, या ऑप्शन डी जिनेवा। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से मजबूत और बनाया जा सकता है जिससे ये हमारे समाज, हमारे देश के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो, और लोगों की भी प्रतिभा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो कैसे हमारे लोकतंत्र में बढ़े। तो इसके लिए आपको कुछ सुझाव देते हुए ये पूर्ण इस क्वेश्चन पे आपको एक डिस्कशन करना है। आपको उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो हाल ही में पीपल्स प्लान कैंपेन और उसके अलावा वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। तो इसमें हमारी जो ग्राम सभाएं है उसको और सशक्त बनाने के लिए, हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ये 2 कदम उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से ग्राम सभा कितनी हो रही है और इसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सकता है, लोगों का पार्टिसिपेशन, सहभागिता जो है वो कैसे इसमें बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर सरकार ने ये 2 नए, एक कैंपेन और एक नया डैशबोर्ड यहाँ पे लाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने मदद करी है अलग अलग स्थिति में, आपदा की स्थिति में, डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पर एक बहुत प्रमुख उदाहरण दिया गया है। तो अगर हम पैंडेमिक के दौर में देखें तो लगभग समाज का हर तबका जो है वो इससे प्रभावित हुआ है। वही अगर हम देखें तो टॉप डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई जितनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने एज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी करके निभाया है। इन्होंने रिस्क रिडक्शन करा है, मतलब यहाँ पर जो भी खतरा था उसे कम किया गया है। उसके अलावा शिफ्ट रिएक्शन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जब आपात की स्थिति थी तो यही हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने एक आपात की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा एक रेगुलेटरी, एक नियंत्रण के रूप में, उसके अलावा एक कल्याणकारी यहाँ पर फंक्शन भी इन्होंने अदा किया है। तो अगर हम इंस्टेंस देखें किस तरीके से डिजास्टर की स्थिति में, पैंडेमिक में के दौर में यहाँ पर हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने किस तरीके से भूमिका निभाई है। तो क्वारंटाइन जो सेंटर्स थे ये पंचायत के जो भवन हैं उनमें किए गए थे, और इनके अलग अलग जो और दूसरे भवन और स्थान हैं वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे। तो यहाँ पर PRIs जो है, पब्लिक जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्होंने गाँवों में वापस जो इनके लोग अलग अलग शहरों में काम करने गए हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया था। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी जो है, माइग्रेंट्स वर्कर जो कि वापस गांव लौटे थे, उसकी भी जो जिम्मेदारी वो ग्राम सभाओं ने, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने अदा करी थी। उसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर हम बात करें तो ये भी मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए ये हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से होते हुए ही जाते हैं। उसके अलावा ग्राम सभा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जहां पर लोकतंत्र में लोग सीधे अपना यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपनी प्रतिभागिता कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सहभागिता के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ग्राम सभा मिलता है, जहाँ पे अलग अलग विचार, आइडियाज, ओपिनियन आते हैं जो कि हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। उसके अलावा ऑफिशियल्स और कम्युनिटी के बीच में जो गैप होता है, जो लोग और जो हमारा जो अधिकारी वर्ग है उनके बीच में जो एक गैप होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ग्राम सभा और यही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फुलफिल करते हैं। तो इनके द्वारा हमें देखने को मिला था कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है, जो कि इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से काफी क्लोजली जुड़े हुए रहते हैं, इन्होंने पैंडेमिक के दौर में खासतौर पे बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जिस तरीके से अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो वैक्सीनेशन ड्राइव्स में कहीं ना कहीं ग्राम सभाएं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम योकोहामा स्ट्रेटजी की बात करें, योकोहामा स्ट्रेटजी जो है डिजास्टर मिटिगेशन के लिए पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी योकोहामा, जो कि जापान की एक सिटी है यहाँ पर। तो इसमें भी यह एक चीज बताई थी कि डिजास्टर प्रिवेंशन जो है और मिटिगेशन जो है ये डिजास्टर रिस्पॉन्स से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कि डिजास्टर के बाद में कदम उठाने के बेहतर है डिजास्टर से पहले ही यहाँ पर सतर्क रहे, उसको प्रिवेंट करे। और ये हो सकता है पब्लिक जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा। तो इसमें कुछ चीजें बढ़ाने की बात की गई कि पंचायती राज एक्ट जो है इनमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन वाइज हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है, आंध्र के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत बार हमें चक्रवात देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ की कम्युनिटी को, ग्राम सभाओं को हम ट्रेन करके लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि जान और माल की हानि ऐसी आपदा की स्थिति में कम से कम हो। उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो कि हम योकोहामा स्ट्रेटजी में जो हमें सीखने को मिली थी, जो यहाँ पर एक सामने आई थी, वो हम यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लागू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्गर बना के हम लोगों को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग, हमारी कम्युनिटी को और हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। ये सुशील मोदी के द्वारा लिखा गया है। सुशील मोदी बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। इससे पहले ये बिहार के डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर एक पक्ष दिया गया है क्योंकि सरकार के द्वारा जातीय आधारित जनगणना करवाना अपने आप में एक बहुत ही कठिन और इम्पॉसिबल काम है और इतना फिजिबल ये नहीं है। तो सरकार का पक्ष रखा गया है कि क्यों यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस जो है, जाति आधारित जनगणना जो है वो नहीं कराई जा रही है। तो अगर हम एविडेंस इसके कुछ दिए गए हैं, एविडेंट इशू दिए गए हैं कुछ। सबसे पहला है कि मिस क्लासिफिकेशन वेयर पीपल यूज देयर क्लैन कास्ट एंड सबकास्ट इंटरचेंजबली। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है। कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग अपनी जाति, अपना क्रीड जो है, अपनी क्लेन जो है, अपनी सबकास्ट जो है, उपजाति जो है, ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जो कि अपने आप में सही आंकड़ों के लिए एक समस्या हो सकती है। क्योंकि लोग अलग अलग स्थान पे जाके अलग अलग कल्चर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी काफी डिफरेंस देखने को मिलता है कि मान लीजिए एक ही कम्युनिटी है लेकिन उनको अलग अलग नाम से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिलों में जाना जाता है। तो ये एक पहली समस्या है। दूसरी बात है कि फोनेटिक एंड स्पेलिंग वेरिएंट्स होते हैं। जैसे अभी अगर हम उदाहरण के लिए ले तो ऐसी बहुत सी कम्युनिटी है जो अपने आप को अलग एक स्टेट में उनको एक दर्जा मिला हुआ रहता है, वही दूसरे स्टेट में वो एक अलग नाम से कम्युनिटी जानी जाती है। फिर वो डिमांड करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी से इस पर्टिकुलर कैटेगरी में शिफ्ट किया जाए। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो धनगर कम्युनिटी जो कि नॉमेडिक ट्राइब में मानी जाती है, इनकी लंबे समय से डिमांड है कि इनको एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि इनका कहना यह है कि जो महाराष्ट्र में धनगर है वो राजस्थान या दूसरे राज्यों में जो धनगढ़ कम्युनिटी है जो कि एसटी में आती है उनके ही इक्विवेलेंट है और उनका ही एक स्पेलिंग वेरिएंट है। तो ऐसी एक समस्या और देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस महाराष्ट्र में हुआ। इसमें ये एक चीज देखने को मिली है कि काफी ज्यादा इनएक्यूरेसी के यहाँ पे प्रूफ मिले हैं। उसके 2 कारण यही है कि लोग अपने आप को क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, कास्ट, क्लैन और सबकास्ट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, स्पेलिंग वेरिएंट्स है, फोनेटिक वेरिएंट है। तो करीब यहाँ पे 1.18 करोड़ एरर्स जो है वो देखने को मिले थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो 7 जनवरी 2020 the government already mentioned 31st caste question to be asked and adding further question in this point is not feasible। तो जो कास्ट सेंसस की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक पक्ष रखते हुए सरकार की ये बात की गई है कि जो सेंसस होने वाली है उसमें पहले ही 31 जो कास्ट के बेस पे क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। अब अगर और क्वेश्चन बढ़ाए जाते हैं तो ये प्रैक्टिकली व्यापारिक रूप से
ये मुमकिन नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखें तो बहुत सारी सबकास्ट आती है, तो अगर हम इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट देखें तो अपने आप में सारी लिस्ट को याद रखना, उसको फॉर्म में भरना, उसको कैटेगराइजेशन करना भी अपने आप में बहुत ही कम्बर्सम और एक इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस अपने आप में है, ऐसा बताया गया है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि एससीज और एसटी की जो जनगणना है वो होनी चाहिए, और ये समय समय पर अलग अलग माध्यम से होती भी रहती है। और उसी तरीके से आप ओबीसी या अलग कम्युनिटी बेस्ड कास्ट बेस्ड सेंसस जो है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं करता है, ये बताया गया है। उसके अलावा बात ये की गई है कि कर्नाटक और तेलंगाना, ये तो जो राज्य है, इन्होंने पहले ये घोषणा करी है कि वो अपने राज्यों में कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। तो जब राज्य अपने और से पहले कदम उठा रहे, तो क्या सेंटर को भी यहाँ पर अपना ये कदम उठाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। केरला ने भी अपने यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी चेंजेस करे हैं, इन्होंने भी ऐसे कुछ सर्वे और सेंसस की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्यूचर अहेड क्या है। सबसे पहले द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट सॉल्यूशन इज टू लेट द स्टेट गो अहेड ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे जिस तरीके से कर्नाटक, तेलंगाना, केरला ने अपने अपने कदम उठाए हैं, उसी प्रकार से दूसरे राज्य सरकार भी अगर कदम उठा रहे हैं तो उनको पहले कदम उठा देने दिया जाए। उसके अलावा सच अ मेजर डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ सेंटर। तो ऐसे अगर मेजर उठाए जाते हैं तो इसको सेंटर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इन राज्यों में हुआ भी है और सेंट्रल के अप्रूवल की जरूरत नहीं भी पड़ी है। तो सारे राज्यों को अपने स्तर पर ये जनगणना, जाति आधारित कदम जो सर्वेस है, सेंसस है, वो करवाने चाहिए। उसके अलावा द इशू अराइजेस ऑन हाउ विल द यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड सच डेटा। तो प्रश्न यही उठ पाएगा कि फिर किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म डेटा तैयार करेगा। तो प्रीवियसली सो इसमें एक समस्या उन्होंने खुद अपने तौर से बताई कि ये एक हो सकती है जिसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। उसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कार्डेड दिस अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली इन पट्टली मक्कल कच्ची वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो एक अप्रोच है जो सुशील मोदी ने यहाँ पर सुझाई हुई है, जो यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है राइटर के द्वारा कि अलग अलग यहाँ पर स्टेट वाइज होने चाहिए, लेकिन ये अप्रोच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही डिस्कार्ड किया गया है। तो एक कदम ये उठाया जा सकता है, ये कोई एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या यहाँ से जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। तो सर बस सरकार का यहाँ पे एक पक्ष रखा गया है कि ये कुछ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा कुछ कदम जो है वो ऑलरेडी उठाए गए हैं, जैसे 31 कास्ट क्वेश्चन पहले ही शामिल किए गए हैं। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की और ड्रॉप डाउन अगर लिस्ट बनाई जाती है तो वो अपने आप में इम्प्रैक्टिकल है, कुछ स्टेट्स ने पहले ही कदम उठाया जा चुका है। तो इन सब के चलते हुए सरकार अभी की स्थिति में कास्ट सेंसस नहीं करवा रही है, ये एक इसमें बॉटम लाइन बताई गई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सिखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। Stay tuned to Law Sikho.